बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है देविका दास। कायनात जब से वजूद में आई है तब से नेकी और बदी की जंग जारी है। गौर करें तो अल्लाह ने हर जानदार का जोड़ा बनाया और हर अमल की ज़िद भी बनाई है, जैसे अंधेरा उजाला, नेकी बदी, ज़िंदगी मौत वगैरह। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ ही शैतान भी सामने आ गया। शैतान की कुछ ताकत और शोबदे भी हैं जिससे वो इंसान को राह रास्त से भटकाता है। जादू टोना, काला अमल और सफरी अमल वगैरह, ये सब शैतानी हथकंडे हैं और इनका अमल इनके ज़रिए दूसरे इंसानों को परेशान कर सकता है। लेकिन रूहानी क़ुव्वतों और कराम अल्लाह के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। ये तमहीद पेश करने का मकसद ये है कि मैं एक ऐसा वाक़या पेश कर रहा हूँ जिसमें शैतानी अलूम के एक आमिल ने एक थानेदार को काले इल्म से ऐसी अजियत में मुब्तला कर दिया कि वो मौत मांगता मगर मौत ना आती। हो सकता है इसको कुछ लोग मनगढ़ंत कहानी या बकवास करार दें। हर शख्स अपनी राय कायम करने में आज़ाद है। आपके इर्द-गिर्द ऐसे कई लोग होंगे जो ऐसे हालात से दो चार हो चुके होंगे। आजकल हर शहर में जगह जगह आलमों, नजूमियों, काले इल्म की काटो पलट के माहिर आमिलों के बोर्ड लगे नजर आते हैं। ये लोगों से माल भी बटोरते हैं और उल्टे सीधे सफली अमल करके लोगों को परेशान भी करते हैं। आइए अब असल कहानी की तरफ आते हैं। ये कहानी मुझे एक बुजुर्ग सिख पोनत सिंह ने सुनाई। पोनत सिंह तकसीम हिंद से पहले पाकिस्तान के शहर जहलम के एक थाने में बतौर कांस्टेबल तैनात था। यह वाक़या मैं पोनत सिंह की ज़बानी पेश कर रहा हूँ। यह जनवरी 1947 के ज़माने का जिक्र है। इन दिनों में जहलम शहर में थाना रेलवे रोड में होता था। इस थाने में थानेदार किशन लाल, 10-12 सिपाही और एक मुहर्रर क्लर्क था। एक सिपाही करने वाला भी आता था। थानेदार किशन लाल एक सख्त गिर और जालिम ऑफिसर था। लंबा कद, चौड़ा जिस्म और चेहरे पर बड़ी बड़ी गहनी मूछें इसकी शख्सियत को बारौब बनाती थी। इस पर तरह यह कि वो मजाज के लिहाज से नहायत अकड़, बदज़बान और गसीला था। क्या मुजरिम, क्या थाने का अमला, सबके लिए इसके मुंह पर हर वक्त नंगी गालियाँ और तंज़िया जुमले रहते। थाने में आने वाले साहिल हो या मुजरिम, सबको इसकी भयानक शख्सियत और शोले बयानी का सामना करना पड़ता। ये फितरी बात है कि सारा स्टाफ इससे डरा समझ रहता था। सबकी कोशिश होती कि किशन लाल का सामना ना करना पड़े। थानेदार किशन लाल की इलाके के जुराइम पेशा लोगों में बड़ी दहशत फैली हुई थी। अगर कोई किस्मत का मारा इसके हत्थे चढ़ जाता तो किशन लाल ज़रूर इसकी एक हाथ हड्डी तोड़ देता। जुराइम की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हलकों में वो जालिम सिंह के नाम से मशहूर था। इसके पास अगर कोई मुश्तबा पकड़ा जाता तो वो इसके तशद्दुद से घबरा कर करदा और नाकर्दा जुर्म भी कबूल कर लेता। मैं एक दिन थाना ज़रा लेट पहुँचा तो मुहर्रर ने बिठा लिया और बताया कि साहब बहुत गुस्से में है और कहा है कि जैसे ही तुम थाने पहुँचो अंदर भेज दिया जाए। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। बहरहाल मरता क्या ना करता, किशन लाल के कमरे में हाजिर हो गया और सलूट दे मारा। इसने पहले तो भगौर मेरी शक्ल को देखा, फिर इसकी तेवरियाँ चढ़ गईं और मोटी मूछें फड़कने लगीं। आ गया लाट साहब का बच्चा, इसने चढ़ाई कर दी। ये थाना है, तुम्हारा ससुराल नहीं कि जब दिल चाहा मुंह उठाकर चले आए। इतनी देर से क्यों आए हो? वो मेरी पत्नी बीमार है। मैंने झूठ बोल दिया। क्या बीमारी हो गई है इसे? किशन लाल ने घबरा कर कहा। क्या वो मरने वाली है? नहीं जी, इसे सर्दी लग गई है। एक तो ये हमारी औरतें बड़ी नाजुक है। किशन लाल अपनी फितरत के मुताबिक ओल फोल बकता रहा। फिर ज़रा गुस्सा कम हुआ तो कहने लगा, तुम ये वर्दी उतार कर सादा लिबास पहन लो और रेलवे पुल के नीचे पथारों का खुफिया तौर पर जायज़ा लेकर यह रिपोर्ट बना कर दो कि वहाँ कितने नजूमी, कितने तोताफाल वाले और कितने माहिर अमलियात और जादू करने वाले बैठे हैं। इन सब के नाम और पते और सारी तफसील लिखकर मुझे फराहम करो। इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई सर? जितना तुझे कहा इतना कर, किशन लाल ने तंजिया लहजे में कहा। थानेदार मैं हूँ या तू? चल जल्दी कर, वर्दी उतार कर मेरे पास आ जा, तुझे कुछ बातें समझानी है। मैं इससे जान छुड़ाकर बाहर आया और वर्दी उतार कर सादा लिबास पहनकर दोबारा इसके सामने जा पूछा। इसने अपने मखसूस अकड़ लहजे में मुझे जो बात बताई वो मैं मुख्तसर अपने अल्फाज में पेश कर देता हूँ। एक दिन पहले गुजरावाला के एक आला पुलिस ऑफिसर ने किशन लाल को फ़ोन पर बताया कि इसकी बीवी अपने अजीज़ों से मिलने जुलने झेलम गई। वहाँ वो रेलवे रोड पर किसी नौसरबाज के हत्थे चढ़ गई जिसने इसे चक्कर देकर इससे 200 रुपये ऐंठ लिए। इस अफसर ने कहा था कि इसे पता चला है कि इस इलाके में ऐसे बहुत से जाली आमिल और माहिर अमलियात बैठे हैं जो सादा लोगों को ऊँट पटांग तावीज़ कंडे देकर इनको लूट लेते हैं। बेगम साहिबा को जिस आमिल ने लूटा था इसके मुतालिक बताया कि इसका रंग काला स्याह है। मुझे सारी सूरत हाल बताने के बाद किशन लाल ने एक और कांस्टेबल दामू को बुलाया। वो फ़ौरन भाग आया और सलूट मारकर बोला, जी सर, हुक्म देता हूँ, ज़रा छुरी तले दम तो ले।
किशन लाल ने कर्रा कर कहा। हुक्म यह है कि तू सादा लिबास में पूनत सिंह के साथ जाएगा। मेरा ख्याल है तुम दोनों मिलकर ये काम अच्छे तरीके से कर लोगे। आज शाम तक मुझे रेलवे स्टेशन पर बैठने वाले तमाम फराडियों के नाम, पते और इसके आस्थानों की लिस्ट चाहिए। और हाँ, तुम दोनों ने खास तौर पर ख्याल रखना है, मैंने शाम तक ये रिपोर्ट गुजरावाला भिजवानी है। मैं दामू को साथ लेकर रेलवे रोड पर चला गया और अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ जगह जगह आमिल कामिल, नजूमी और तोताफाल वालों के अड्डे बने थे। ये सादालू लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से बेवकूफ़ बना रहे थे। कोई नजूमी किसी का हाथ पकड़े इसे सुनहरी मुस्तकबिल की रोशन तस्वीर दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ एक आमिल एक आशिक नामुराद को ऐसा तावीज़ दे रहा था जिससे महबूबा इसके कदमों में आ जाएगी। कोई दुश्मन को तबाह कराने आया था तो कोई मुकदमे में कामयाबी के लिए। एक बात मैंने नोट की कि यहाँ हर कोई शॉर्टकट चाहता था, और यह कि इसे खुद कुछ नहीं करना पड़े। बस आमिल साहब कोई ऐसा मंत्र फूंक दें कि सब काम अपने आप हो जाए। बहरहाल मैं और दामू अपने काम में लग गए और पुलिस की ट्रेनिंग के मुताबिक इन लोगों के क्वाइफ इकट्ठे करने लगे। शाम तक हमने तकरीबन 25 आमिलों, ज्योतिषियों और नजूमियों का रिकॉर्ड बना लिया। हम अपना काम मुकम्मल करने के बाद थाने पहुँचे और किशन लाल को अपनी रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट को खासा देर तक गौर से पढ़ता रहा, फिर हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें इन लोगों में कोई पक्की काली रंगत वाला बंदा भी नजर आया? कोई एक हो तो बताए, दामू ने कहा। वहाँ तो सारे ही सांवले काले थे। बकवास बंद करो उल्लू के पट्टे, किशन लाल ने कड़क कर कहा। मैंने तुम्हें वहाँ किस काम से भेजा था और तुम मुझे क्या फजूल और बेमानी बातें सुना रहे हो? यह तो गधा है सर, मैंने बात संभालने के लिए कहा। वहाँ वाकई आपके बयान करता हुलिया के 2-4 काली रंगत वाले नौसरबाज हैं। मेरी बात का अच्छा असर हुआ और किशन लाल का गुस्सा कम हो गया। मुझे ज़रा तफसील से बताओ, तुमने इस किस्म का धंधा करने वाले 25 अफराद की लिस्ट मुझे दी है, इनमें पक्की काली रंगत वाले कौन कौन हैं? किशन लाल का यह सवाल सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया था। मैंने तो इसे टालने के लिए कह दिया था। अब मैं सोचने लगा कि इसे क्या जवाब दूं। मैंने जल्द ही अपने लरज़ते अज़ाब पर काबू पा लिया और यूं ही इस लिस्ट में से 4-5 नाम ले लिए। तुम दोनों फिलहाल आराम करो, किशन लाल ने कहा। कुछ जलपान कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाकर इन मशकूक बंदों को काबू करता हूँ। सर अब तो शाम के साहिब बढ़ गए हैं, कल जाले में चलेंगे। दामू ने फिर टांग उठा ली। किशन लाल जो बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था, फिर इस तरह भड़क उठा जैसे पेट्रोल को तीली दिखाई जाए। तुमने फिर मेरे सामने बकवास की, किशन लाल ने मुंह से झाग उड़ाते हुए कहा। तू होता कौन है मुझे समझाने और मशवरा देने वाला? चल दफा हो जाए यहाँ से। दामू मुंह ही मुंह में वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला गया। मैं भी वहाँ से खिसकने की तैयारी में था कि न जाने इस खबीस को कैसे मेरे इरादे का इल्म हो गया। तू कहाँ जा रहा है? इसने मुझे रोक कर कहा। मैंने तेरे साथ 2 सिपाही और लेकर वहाँ जाना है। वहाँ तेरी निशानदेही पर इन काले रंग के बंदों को पकड़ना है। चल जा, थोड़ा आराम कर ले और फिर वर्दी पहनकर आ जा। मैं वहाँ से आ गया और आधे घंटे बाद वर्दी पहनने के लिए मखसूस रूम में गया तो दामू वहाँ पहले से मौजूद था। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। तुमने झूठ क्यों बोला? इसने गुस्सा भरी आवाज़ में कहा। इस पागल थानेदार को कहने की क्या ज़रूरत थी कि वहाँ 4-5 काली रंग वाले बंदे भी थे। अब ये ख्वामख्वाह इन बेवकसूर लड़कों को पकड़ के ले आएगा और मार मार कर इनकी चमड़ी उधेड़ेगा। याद रखो, इन गरीब लोगों की बद्दुआ बड़ी सख्त होगी और इनकी बद्दुआओं का अज़ाब तुझे भी भुगतना पड़ेगा। यार मैं क्या करता? वो मोदी जान को आ जाता, इसे किसी तरह तो राम करना था। बड़ी मुश्किल से मैंने दामू का गुस्सा ठंडा किया। इसके बाद हमने खाना खाया और फिर चाय पी। अभी चाय से फारिग हुए थे कि किशन लाल का बुलावा आ गया। हम वहाँ पहुँचे तो 3 सिपाही पहले तैयार खड़े थे। चलो मेरे साथ रेलवे रोड, किशन लाल ने दामू को मुखातिब करके कहा। दामू का मूड खराब था, इसलिए इसने किशन लाल को टालने की कोशिश की। सर मुझे घर ज़रूरी काम है, दामू ने कहा। अबे क्या ज़रूरी काम है? किशन लाल ने पूछा। वो मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। क्या तबीयत बहुत ख़राब है? किशन लाल ने जरा करते हुए पूछा। क्या हुआ ऐसे? वो जी, दामू कहते कहते रुक गया। ये क्या जीजी की रट लगा रखी है? सीधी तरह बोलता क्यों नहीं? वो जी मेरे घर वाली उम्मीद से है, दामू ने सहम कर कहा। तो इसमें कौन सी होने की बात है? किशन लाल ने तंज किया। यह आम सी बात है सर, मेरे लिए कोई आम सी बात नहीं। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। इससे पहले 2 बार मेरी घरवाली का अमल 5 माह 6 माह तक गिर गया। इस बार भगवान की कृपा से फिर उम्मीद लगी है, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं इसे किसी अच्छी डॉक्टरनी के पास ले जाना चाहता हूँ। यार ये औलाद भी कितनी बड़ी नेमत है, किशन लाल ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मैं खुद भी औलाद से महरूम हूँ। इसके लिए मैंने सैकड़ों डॉक्टर हकीम आजमाए। जहाँ किसी ने कहा मैं मंदिरों में, मस्जिदों में, खानकाहों में गया। हर चौखट पर जाकर माथा रगड़ा,
मगर नामुराद ही रहा। अच्छा तो ऐसा कर, हमारे साथ चल, मैं तुझे वहां से जल्दी घर भिजवा दूंगा। इस तरह हमारी छापामार पार्टी थानेदार किशन लाल की क़ियादत में रेलवे रोड पहुंच गई। पुलिस का छापा पड़ा तो कुछ लोग वहां से भाग गए, कुछ को हमने घेर लिया। वहां इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब किशन लाल ने तमाम काली रंगत वाले आमिलों को गिरफ्तार कर लिया और गोरी रंगत वालों को वहीं कुछ ले देकर छोड़ दिया। जो लोग वहां से भाग गए, इनके लिए किशन लाल ने पैगाम छोड़ा कि वो खुद ही थाने आकर पेश हो जाए, वरना इनकी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। थाने पहुंचकर किशन लाल ने पकड़े जाने वाले आमिलों नजूमियों को खूब डराया धमकाया। मुझे तुम्हारे खिलाफ बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, किशन लाल ने कड़कदार आवाज में कहा। तुम सादा लोगों को जाली तावीज़ धागों और उल्टे सीधे अमलियात के चक्कर में डालकर इनसे सैकड़ों रुपए बढ़ोते हो। तुम में से एक इंतहाई स्याह रंग वाले आदमी ने गुजरावाले के एक पुलिस अफसर की बीवी से नौसरबाजी के जरिए 200 रुपये अठे लिए। मुझे वो बंदा दे दो और तुम सब छुट्टी करो। वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ऐसा बंदा कौन है। फिर वो कस्में खाने लगे कि इनको कुछ मालूम नहीं और वो बेगुनाह है। किशन लाल ने इन सबको मारा पीटा और धमकियां भी दी, लेकिन वो इनके पाँव पड़ने लगे। तंग आकर किशन लाल ने सबसे माल पानी लेकर इनको छोड़ दिया। इसके बाद किशन लाल ने एक मोटी रकम अपनी जेब में डाली और बाकी हम सब में तकसीम कर दी, जिन्होंने इन लोगों को गिरफ्तार करने में मदद दी थी। दामों को इसने 15 रुपये ज़्यादा दिए, जिससे वो बड़ा खुश नजर आने लगा। हमें पैसे मिले तो यूँ समझो हमारे मुंह को खून लग गया। हम आए दिन वहाँ जाकर लोगों को उठाने लगे, बास को वहीं मुकमका करके छोड़ देते। इस तरह मुझे और दामों को अच्छी खासी आमदनी होने लगी। किशन लाल भी हमसे खुश था। एक दिन किशन लाल ने बताया कि गुजरावाला से इस ऑफिसर का फ़ोन आया था। वो रिपोर्ट मांग रहा था कि हमने मतलूबा बंदा पकड़ा कि नहीं। मैंने से बताया है कि हम जगह जगह छापे मार रहे हैं। किशन लाल ने हमें बताते हुए कहा, इस ऑफिसर ने बताया है कि मतलूबा बंदा इंतहाई सयाह और एक पाँव से लंगड़ा कर चलता है। अब ये तुम्हारा काम है कि इन निशानियों के मुताबिक मतलूबा बंदा तलाश करो और इसे थाने में पेश करो। जो भी इस नामुराद को गिरफ्तार कराएगा, मैं इसको अपनी जेब से 50 रुपये इनाम दूंगा। इन दिनों 50 रुपये अच्छी खासी रकम थी। हम सब इसकी तलाश में फैल गए। इसके अलावा किशन लाल ने अपने मुंजिर भी शहर में फैला दिए। दूसरे दिन ही एक मुंजिर यह खबर लेकर आया कि रेलवे रोड से तकरीबन 3 मील दूर एक तावीज़ कंडे वाला शख्स मौजूद है जो मतलूबा हुलिया पर पूरा उतरता है। इस शख्स का नाम मुंजिर ने सरवंत कुमार बताया, जो काली दास के नाम से मशहूर था। थानेदार किशन लाल ने इसी वक्त एक छापामार टीम तश्कील दी। हम सब इस मुंजिर खास की रहनुमाई में मतलूबा जगह जा पहुंचे और अड्डे को घेर लिया। अंदर गए तो सरवंत कुमार वहां नहीं था, बल्कि एक 15-16 साल का काला सा लड़का बैठा हुआ था और हरासा नजरों से हमें देख रहा था। तू कौन है वे? किशन लाल ने हस्बे आदत डांट कर पूछा। और सरवंत कहाँ है? पिताजी किसी काम से गए हैं जी, लड़के ने सहम कर कहा। अच्छा तो वो फराडिया तेरा पिता है? किशन लाल ने कहा। मुझे ये बात पता, जैसे तू काला कलोटा है, तेरा बाप भी ऐसा ही काला स्याह है। लड़का शर्मिंदगी से ऐसे देखने लगा जैसे रंग काला होने में इन बाप बेटों का अपना कसूर हो। वही तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? किशन लाल ने ऐसा डांटते हुए कहा। हाँ जी, मेरा पिता भी मुझ जैसा काला है, लड़के ने मजबूत लहजे में कहा। वो एक महान आमिल है। यह सुनकर थानेदार किशन लाल सरवंत को बुलंद आवाज में नंगी गालियां देने लगा। इसके बेटे ने बाप के बारे में ऐसी जबान सुनी तो रह ना सका और किशन लाल को रोक दिया। आपको भगवान का वास्ता है, मेरे पिता को गालियां मत दें, लड़के ने मध्यम लेकिन सख्त लहजे में कहा। लड़के के इस अंदाज पर हम सब हैरान और तशद्दुद रह गए कि वो अब किशन लाल जैसा जालिम सिंह से जरा भी खौफजदा नहीं था। इसका यह अंदाज देखकर किशन लाल तलबला उठा और लड़के के मुंह पर एक जोरदार झप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाकर लड़का जरा भी ना घबराया और बड़े गुस्से से घूरकर नफरत भरी नजरों से किशन लाल को घूरने लगा। क्यों गालियां ना दूं हराम के जिन्ने को? किशन लाल ने मुंह से थूक उड़ाते हुए कहा। तेरा बाप क्या लाट साहब लगा हुआ है? जल्दी बता वो हरामी किधर है? मुझे नहीं मालूम, लड़के ने सख्ती से कहा। हमने किशन लाल के कहने पर बाजार के हर कोने खजरे की तलाशी ली, लेकिन सरवंत कहीं ना मिला। लगता है हमें देखकर फरार हो गया है, किशन लाल ने कुछ सोचते हुए कहा। तो सर अब क्या करें? एक सिपाही ने पूछा। करना क्या है? इसके लोंडे को पकड़कर थाने ले चलो, वो बेटे के पीछे जरूर थाने आएगा। किशन लाल ने सरवंत के लड़के की तरफ देखकर खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं जाऊंगा थाने, लड़के ने अब घबरा कर कहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। डालो इस कुत्ते को पीछे गाड़ी में, किशन लाल ने सिपाही को डांट कर कहा। सिपाहियों ने लड़के को टांगों और बाजुओं से उठाकर किसी जानवर की तरह गाड़ी में डाला और हम थाने आ गए। अब देखता हूं वो कुत्ता कैसे थाने नहीं आता, किशन लाल ने अपना डंडा जोर से मेज पर मारकर कहा। हम थाने में बैठे। सरवंत और इसके बेटे के मुतालिक बातें कर रहे थे।
कि कितना दिलेर लड़का है जो सालिम सिंह जैसे थानेदार से भी जरा नहीं खौफजदा हुआ। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि थाने में एक काला भुजंग लंबे कद का सूखा सा आदमी दाखिल हुआ। वो खासा गुस्से में लग रहा था। एक तो इसका रंग काला सिया, दूसरे चेहरे के नक्शो निगार अजीब कड़क से थे। वो खासा खौफनाक लग रहा था। जब वो अंदर आया तो मैंने देखा कि वो बाएं पांव से हल्का सा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं समझ गया कि यही सरवन उर्फ कालिदास है जिसको हम तलाश कर रहे थे। ना जाने क्यों मुझे इस शख्स से खौफ सा महसूस हुआ। किधर है तुम्हारा हरामखोर थानेदार? इसने बड़े गुस्से से कहा। और ये कौन हरामी है? अंदर से किशनलाल ने धाड़ कर कहा, जो थाने में खाली देकर गधों की तरह चला रहा है। यह कहते हुए किशनलाल अपने कमरे से बाहर आ गया। ओए खोते, तू कौन है और क्यों चला आ रहा है? थानेदार ने सरवंत को देखकर कहा। क्या तेरी घरवाली किसी के साथ भाग गई है? मैं सरवंत हूं। सरवंत ने सीने पर हाथ रखकर कहा। सरवंत कुमार कालिदास। अच्छा, तू है वो फराडिया जिसने एक पुलिस ऑफिसर की बीवी से पैसे हथिया लिए थे? किशनलाल ने तंजिया लहजे में कहा। गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार भी कर लेना महाशय, सरवंत ने इत्मीनान से कहा। पहले यह बता तू कि किस कानून के तहत मेरे बेटे को थाने में बंद कर रखा है? अभी बताता हूं तुझे कानून, किशनलाल ने भुन्ना कर कहा और एक जोरदार थप्पड़ सरवंत के मुंह पर मारा। फिर जैसे इस पर दौरा पड़ गया हो, इसने सरवंत पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और साथ साथ नंगी गालियां देने लगा। कानून पूछता है? तेरी तो मैं। हाँ पूछूंगा कानून, सरवंत ने मार खाकर कहा। तू किस कानून के तहत हम गरीबों के पीछे पड़ गया है? हर रोज किसी ना किसी को उठा लाते हो और रिश्वत लोकर छोड़ देते हो। बंद करो यह हरामखोरी। किशनलाल का पाला ऐसे मुजरिम से कभी नहीं पड़ा था जो थाने के अंदर खड़ा होकर इसे ललकार रहा था और हरामखोरी का ताना दे रहा था। वो तो गुस्से से पागल होने लगा। इसने हाथ में पकड़े डंडे से सरवंत को मारना शुरू कर दिया। तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है कालिए, किशनलाल ने इसे मारते हुए कहा। गुजरावाले से हमारे एक ऑफिसर ने फोन पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक स्याह रंग वाले लंगड़े माहिर अमलियात ने इनकी बीवी से नौसरबाजी से 200 रुपये हथिया लिए हैं। जरा गौर से देख अंधे, सरवंत ने कहा। क्या मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुझे तलाश है? मुझसे ज्यादा काला तो तू खुद है। तेरे करतूत भी काले हैं। जाकर असली मुजरिम को तलाश कर। किशनलाल अपने मातहतों के सामने अपनी इतनी बेइज्जती से भड़क उठा और जुनूनी अंदाज में सरवंत पर डंडे बरसाने लगा। मारते मारते डंडा टूट गया और किशनलाल गधे की तरह हाँफने लगा। तुझसे जो हो सकता है कर ले किशनलाल, सरवंत ने होठों से बहते खून को आस्तीन से साफ करते हुए कहा। लेकिन याद रख, जब मेरी बारी आएगी तो तेरे साथ वो सलूक करूंगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। मैं काली देवी का दास हूं और तुझ पर काली का कहर टूटेगा। हिंदुओं में काली देवी को कहर, इंतकाम और जंगो जदल की देवी समझा जाता है। मैंने जिंदगी में इतना ढीठ हड्डी वाला मुल्जिम नहीं देखा, किशनलाल ने हमारी तरफ देखकर कहा, जो यूं इतनी मार खाकर भी थाने में खड़ा होकर थानेदार के सामने अकड़ रहा है। मैं अकड़ नहीं रहा, सरवंत ने कहा। मैं तुझ जैसे कानून से नाबालिग थानेदार को कानून सिखा कर रहूंगा और मैं तेरी हड्डियां तोड़कर रहूंगा, किशनलाल ने कहा। बेशक मैंने बच्चे के मामले में कानून हाथ में लिया है, लेकिन तेरी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक डाली है। चलो मान लिया, तेरा मतलूबा मुल्जिम मैं ही हूँ, सरवंत ने बहस करते हुए कहा। फिर तो मेरे बच्चे को थाने क्यों लेकर आया बगैर कोई तफ्तीश किए? तूने एक टेलीफोन पर मुझे मुजरिम करार दे दिया। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मुझ पर इतना ही जुल्म कर जितना तू बाद में बर्दाश्त कर सके। किशनलाल ने एक जोरदार लात इसके पेट में मारी तो वो दर्द से दोहरा हो गया। दिल खोल कर मार ले कमीने, सरवंत ने ढीठपन से कहा। याद रख, आज तेरा दिन है तो कल मेरा होगा। जब तू मेरी दाढ़ के नीचे आएगा ना तो तुझे कुचल कर रख दूंगा। तू मौत मांगेगा मगर तुझे मौत नहीं मिलेगी। तेरी आत्मा तेरे बदन से निकलना चाहेगी। मैं काली का दास हूं। पहले तो मैंने तुझे छोड़ देना था, किशनलाल ने कहा। अब मैं तुझ पर और तेरे बेटे पर इतने मुकदमात बनाऊंगा कि तू और तेरा बेटा हमेशा जेल में सड़ता रहेगा। एक बात याद रखना किशनलाल, सरवंत लाल ने मरूब हुए बगैर कहा। अगर तूने ऐसा किया तो आज ये तेरे जितने सिपाही तमाशा देख रहे हैं, कल मेरे हाथों तेरा तमाशा अब देखेंगे। भगवान की दया से वो वक्त कभी नहीं आएगा, किशनलाल ने इसके मुंह पर थूकते हुए कहा। आएगा और जरूर आएगा, सरवंत ने धाड़ कर कहा। ओए हरामखोरो, किशनलाल ने हमारी तरफ देखकर कहा। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इस हरामी को पकड़कर इतना मारो कि ये मेरे कदमों में गिरकर अपने जीवन की भीख मांगे। सच्ची बात तो यह है, हम सब सरवंत से मरूब और खौफजदा हो गए थे, मगर फिर भी हुक्म हाकिम के तहत सरवंत पर टूट पड़े और लाते घूंस से थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो बगैर किसी मज़ाहमत के खामोशी से मार खाता रहा, मगर मुंह से आह ना निकलने दी।
इसकी जगह कोई घोड़ा भी होता तो बुलबुला उठता। वो मरियल सा इंसान था, मगर लोहे का बना लगता था। ओहे तू इंसान है कि जिन? एक कांस्टेबल ने कहा। मैं जिन तो नहीं हूं, सरवन ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, लेकिन जिन, भूत और परीद आत्माएं मेरे काबू में है, वही मेरी रक्षा कर रही हैं। मुझे तो यह वाकई जिन ही लगता है साहब, इसी सिपाही ने किशन लाल से कहा। बकवास बंद करो एक कामचोर, किशन लाल ने गिरज कर कहा। लगता है तुम्हारे हाथों में जान ही नहीं है, चूड़ियां पहन लो। फिर इसने सरवन को मुखातिब करके कहा, तूने मेरे थाने में मेरे अमले के सामने मेरी तजलील करके मुझसे जाती दुश्मनी मोल ली है। अब जब तक मैं नौकरी में हूं, तू अपना बकाया जीवन थाने कचेरियों के चक्कर लगाता रहेगा। तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है किशन लाल। सरवन ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से घूर कर इसे देखा। तू मेरी दुश्मनी की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। याद रख पापी, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। इस पागल को इसके बेटे के साथ ही बंद कर दो, किशन लाल ने कहा। मैं बताता हूं कि इन पर क्या क्या दफात डालना है। हमने बाप बेटे दोनों को हवालात में बंद कर दिया। किशन लाल ने इन पर फराड, चर्स, अफीम, थाने में हंगामा आराई और हल्टरबाजी और थानेदार पर हमले के केस डाल दिए। कल इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड लेना है, फिर मैं इन दोनों की चमड़ी उधेड़कर भस भरवा दूंगा। सरवन ने हकारत से इसे देखा और एक जहरीली मुस्कुराहट इसके होठों पर फैल गई। फिर इसने अपने बेटे को तसल्ली दी और धीमी आवाज में इसे कुछ समझाने लगा। बेटा इस बात में सर हिलाता रहा। इसके बाद सरवन ने एक खास अंदाज से चौकड़ी मार ली और दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद कर ली और फिर इसके होठ हिलने लगे। वो अमलियात का माहिर था और यकीनन इसने कोई अमल शुरू कर दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके मुंह से जय काली माँ के अल्फाज गूंज की तरह निकलते। यह अमल वो खासी रात करता रहा। दामू इससे बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रहा था। इसने मुझे बताया कि सरवन काली देवी का पुजारी है और अब कोई खतरनाक अमल कर रहा है जो हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे याद आ गया कि सरवन ने किशन लाल से कहा था कि मैं काली देवी का दास हूं और तुझ पर काली का कहर टूटेगा। अगली सुबह सरवन और इसके बेटे को रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना था। किशन लाल ने दोनों को जलील करने के लिए हथकड़ी लगा दी। सरवन बड़े इत्मीनान और एतमाद में नजर आ रहा था, जबकि किशन लाल बड़े गरूर से अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। मजिस्ट्रेट ने पहले किशन लाल की तरफ से पेश किए जाने वाले मुकदमात की तफसील देखी, कुछ सवालात पूछे और इसके बाद इसने सपाट नजरों से सरवन और इसके बच्चे की तरफ देखा। तुम कुछ कहना चाहोगे? मजिस्ट्रेट ने सरवन से पूछा। सर, आपने सारा मामला देख लिया होगा, सरवन ने किसी माहिर वकील की तरह कहा। यह सब तो थानेदार की तरफ से इल्जामात हैं। इंसाफ का तकाजा यह है कि मेरी भी बात सुनी जाए। तुम जो कहना चाहो खुलकर कहो, मजिस्ट्रेट ने बेजारी से कहा। इस दौरान सरवन मुंह में कुछ पढ़ रहा था। कुछ देर बाद इसने सर उठाया और मजिस्ट्रेट की तरफ देखकर गैर महसूस तरीके से फूंक मार दी। मैंने नोट किया कि इस फूंक का फौरी असर हुआ और मजिस्ट्रेट के चेहरे का तनाव मलाहिमत में बदल गया। इसके बाद सरवन ने बड़े पुरअसर अंदाज में सारी सूरत हाल मजिस्ट्रेट के गोर गुसार कर दी। इसने मजिस्ट्रेट को बावर कराया कि थानेदार का बनाया मुकदमा झूठ और गलत बयानी की बुनियाद पर कायम है। इसने बताया कि थानेदार ने जाहिर किया है कि इसने मुझे छापा मारकर गिरफ्तार किया, जबकि मैं खुद थाने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गया था, जिसे थानेदार ने गैर कानूनी तौर पर अपनी हिरासत में रखा हुआ था। आखिर में सरवन ने यह भी साबित कर दिया कि इसके खिलाफ महज एक फोन कॉल सुनकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बगैर किसी तफ्तीश और सबूत के इसे गिरफ्तार कर लिया गया। किस्सा मुख्तसर यह कि सरवन ने इतने अच्छे तरीके और मुदल्लिल अंदाज में अपने खिलाफ केस की पैरवी की कि मजिस्ट्रेट इससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। इसने सरवन के साथ आए वकील को तंजिया अंदाज में देखा, जो अब तक एक अल्फाज नहीं बोला था। देखो वकील साहब, यह होती है वकालत। तुम ख्वाह इसके साथ आए हो, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। इनकी ज़रूरत है जनाब, सरवन ने कहा। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इनको साथ ले आया हूँ ताकि ये मेरे जमानती में चल के भर सकें। तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि तुम्हारी जमानत हो जाएगी? मजिस्ट्रेट ने पूछा। आप बेशक मेरी दरख्वास्त मंजूर ना करें, लेकिन मैं इससे भी बड़ी अदालत में इंसाफ मांग लूंगा। इस दौरान सरवन मुसलसल कुछ न कुछ पढ़ रहा था। यह बात मजिस्ट्रेट से पोशीदा न रह सकी और इसने पूछ ही लिया कि तुम मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं देवी देवताओं से मदद मांग रहा हूँ जनाब, सरवन ने कहा। यह क्या तुमने ऊंट पटांग केस बनाया है? मजिस्ट्रेट ने किशन लाल की तरफ घसीली नजरों से देखते हुए कहा। ख्वामखा अदालत का वक्त ज़ाया किया। मैं फिलहाल दोनों बाप बेटे की जमानत मंजूर करता हूँ। इसके बाद सरवन के वकील ने जमानत की कार्रवाई मुकम्मल की और जमानत मंजूर हो गई। थानेदार किशन लाल शदीद गम गुस्से की कैफियत से बाहर आया। आज इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। सरवन भी अपने बेटे के साथ बाहर आया और किशन लाल के सामने जा खड़ा हुआ। तुमने जो सांप निकालना था निकाल लिया, इसने गुस्से से सलगते किशन लाल को तंजिया मुस्कुराहट से देखते हुए कहा।
अब मेरी बारी है। तुझे मेरे साथ जाती दुश्मनी रखने की बड़ी ख्वाहिश थी ना, ले फिर आज से तेरी मेरी जाती लड़ाई शुरू। इसके बाद सरवन में बड़ी तेजी से जेर लब कुछ मंत्र पड़ा और किशन लाल की पेशानी पर फूंक मारी। तू पागल तो नहीं हो गया? किशन लाल ने तेज के आलम में कहा। तेरी इन फूकों से मैं डरने वाला नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पागल तो अब तू होगा किशन लाल, सरवन ने अपनी कनपटी के गिर्द उंगली घुमाते हुए कहा। जा, आज से तेरी बर्बादी और जिल्लत के दिन शुरू हो गए हैं। चल अब भाग जा यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं तुझ पर हाथ छोड़ बैठूं। ओए क्या बकवास करता है? एक कांस्टेबल ने किशन लाल को खुश करने के लिए सरवन को डांटा। चल अपना रास्ता नाप, वरना अभी किसी और चक्कर में धर लेंगे। मैं इसे चैन से नहीं जीने दूंगा, किशन लाल ने दांत पीस कर कहा। मैं इसे किसी न किसी केस में फिर पकड़ लूंगा और फिर इसकी टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी किशन लाल नहीं। मुझे भूल जा और अपनी फिक्र कर, सरवन ने तमस्कर लहजे में कहा। और हाँ, अपने लिए कोई अच्छा सा नाम भी सोच ले, वैसे पागल गधा कैसा रहेगा? बात बढ़ते बढ़ते रह गई। सरवन अपने बेटे को लेकर चला गया और हम भी थाने आ गए। अगले दिन किशन लाल अपने मामूल के मुताबिक थाने ना पहुंचा। यह बड़ी हैरानी वाली बात थी। वो वक्त का बड़ा पाबंद था और छुट्टी तो कभी भी नहीं की थी। यह इसकी पहली छुट्टी थी जो इसने की थी। पूछने पर पता चला कि किशन लाल की तबीयत ठीक नहीं और सर में दर्द हो रहा है। अगले दिन फिर किशन लाल थाने नहीं आया। फिर 2 दिन और गुजर गए। वो ना आया तो सबको तशवीश होने लगी। पता चला कि किशन लाल के सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द है जो किसी तरह ठीक होने का नाम नहीं लेता। अब हमारा थाना बगैर थानेदार की चल रहा था। हम सब ने प्रोग्राम बनाया कि शाम को किशन लाल के घर जाकर इसकी खबर लें। प्रोग्राम के मुताबिक हम किशन लाल की रिहाइशगाह पहुंचे तो इसकी घरवाली ने हमें इसके कमरे में पहुंचा दिया। हमने वहां अजीब ही मंजर देखा। हट्टे कट्टे बड़ी बड़ी मूछों वाले किशन लाल ने किसी नई जच्चा की तरह सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। क्या बहुत दर्द हो रहा है? दामू ने आगे बढ़कर पूछा। दर्द की शिद्दत से मेरा सर फटने को है, किशन लाल ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए बड़ी कर्मनाक अंदाज में कहा। हाय भगवान, मुझे मौत दे दे। इसके साथ ही वो अपना सर पलंग की पट्टी से मारने लगा। वो बिल्कुल पागलों और जनूनियों जैसी हरकत कर रहा था। सच्ची बात तो यह है कि हमें इस जालिम शख्स से जरा भी हमदर्दी नहीं थी। हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इसकी तामीरदारी के लिए गए थे। हम बज़ाहिर तो इससे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखकर खुश हो रहे थे। तुमको भगवान का वास्ता है, किशन लाल की बीवी ने कहा। इस जालिम गंडे वाले को ढूंढो जिसने मेरे पति का यह हाल कर दिया। इस खबीज को पकड़ कर लाओ, किशन लाल ने कहा। इसने न जाने मेरे सर में कैसा मंजर भूख दिया। ऐसा लगता है सर एक धमाके से फट जाएगा। हम किशन लाल की हालत देखकर खासे खौफजदा हो गए। सरवन ने जो कुछ कहा था वो पूरा हो रहा था। हम सारे खौफजदा थे कि किशन लाल के कहने पर हमने भी सरवन को बहुत मारा था। हम सब ने फैसला किया कि सरवन को तलाश करके इससे माफ़ी मांग लेते हैं और इससे कहेंगे कि वो किशन लाल को भी माफ़ कर दे। हमने सरवन की तलाश में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो ना मिला। जाने कहाँ गायब हो गया था। इर्द गिर्द ने लोगों ने बताया कि वो अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर यहाँ से अपने गाँव चला गया। इसका गाँव कौन सा है? मैंने पूछा। हमें नहीं मालूम जी, एक पड़ोसी ने बताया। वो कम ही मेल जोल रखता था, बस जितनी ज़रूरत होती इतनी बात करता। हमने 4-5 दिन इस बात का खोज लगाने की कोशिश की कि इसका कोई जानने वाला ऐसा मिल जाए जो इसका गांव के मुतालिक जानता हो, लेकिन कामयाबी ना मिली। इधर किशन लाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो अपने सर में उठने वाले दर्द की शिद्दत से पागल होता जा रहा था। तफशीशनाक बात यह थी कि इस पर कोई इलाज, कोई दवा कारगर नहीं हो रही थी, बल्कि गुजरते वक्त के साथ हर रोज़ तकलीफ में इजाफा हो रहा था। अब इसकी चीखों पुकार मोहल्ले वाले भी सुनते। वो अपने सर के बाल नोचता और दीवारों से टकरे मार मार कर अपना सर जख्मी कर लेता। वो कर्बनाक अंदाज में रोता और फरियाद करता तो बिल्कुल ऐसा ही लगता जैसे कोई गधा रिंग रहा हो। मुझे याद आया कि सरवन ने इसे कहा था कि वो अपना नाम बदलकर पागल गधा रख ले। किशन लाल ने दीवानगी के आलम में कई बार अपनी पत्नी को भी मारा और घर का कीमती सामान और बर्तन तोड़ डाले। डॉक्टरों ने हर आजमा लिया और नाकाम हो गए। आखिर तंग आकर उन्होंने जवाब दिया कि वो जो कुछ कर सकते थे पूरी ईमानदारी से किया। इधर किशन लाल की माँ और बीवी बार बार थाने आकर सारे अहलकारों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर इल्तजा करती कि किसी तरह इस काली के दास को तलाश करो, वही इसका इलाज कर सकता है। माता जी, हम कहाँ इस पापी को तलाश करें? एक कांस्टेबल ने बेबसी का इजहार किया। इस जालिम को कहीं से भी तलाश करो, किशन लाल की माँ ने रोते हुए कहा, वरना मेरा बेटा दीवारों से टकरा टकरा कर मर जाएगा। हमने तसल्ली दी कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इसका सुराग मिल जाएगा। इसके बाद हमने बड़ी सोच विचार के बाद यह फैसला किया कि पैसे का लालच बड़े बड़े काम कराता है। हमने रेलवे रोड के सारे अमलो नजूमियों में ऐलान करा दिया कि जो कोई सरवन के गांव का पता बताएगा हम इसे 50 रुपये इनाम देंगे। इन वक्तों में 50 रुपये की इतनी अहमियत थी
कि इतने रुपयों में एक म्यारी फैमिली के लिए महीने भर का राशन डाला जा सकता था। हमारी ये तरकीब कामयाब हुई। एक शख्स हमारे थाने में आया। वो इस इलाके का डाकिया था जहाँ सरबंद का अड्डा था। इसने बताया कि सरबंद के पास कभी कभी वहाँ बस्ती मौजूदा वाशेर से खतूत आया करते थे। हो सकता है वहाँ बस्ती का रहने वाला हो वो। हमने वादे के मुताबिक किशन लाल की पत्नी से डाकिये को 50 रुपये दिलवाए। इन दिनों झेलम से वहाँ का सफ़र तकरीबन 2 घंटों का था। मैं, दामू और 2 सिपाही किशन लाल के भाई साहाल को लेकर वहाँ शहर पहुँच गया। वहाँ सरबंद का घर ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हुई। हम इसका घर देखकर हैरान रह गए। वो पुख्ता ईंटों से बना 2 मंजिला मकान था। हम तो इसे बस मामूली सा दिहाड़ी बात समझ रहे थे, लेकिन हमारा अंदाज़ा गलत निकला। वो तो बड़े ठाठ से इतने बड़े घर में रह रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके इसके दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद सरबंद ने खुद दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर हमारी तरफ देखने लगा। इसके चेहरे पर हैरत का शोभा तक नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे पहले से इल्म हो को हम आ रहे हैं। आज फिर तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने आ गए हो, इसने बड़े खुश अखलाकी से कहा। मगर आज गिरफ्तारी नहीं दूंगा, क्योंकि आज वक्त की लगाम मेरे हाथ में है। ऐसी कोई बात नहीं है सरबंद महाराज, दामू ने इसे मक्खन लगाते हुए कहा। हम तो आपके पास अपने जाती काम से आए हैं। मुझे मालूम था कि तुम जरूर मेरे पास आओगे, सरबंद ने बेनियाजी से कहा। फिर आपको यह भी मालूम होगा कि हम क्यों आए हैं, दामू ने कहा। हाँ, मुझे यह भी मालूम है। तुम इस कमअकल और बददिमाग शख्स के लिए आए हो जो अपने थाने में फिरौन बना बैठा है। वो छोटे मोटे गरीब लोगों को पकड़कर इन पर जुल्म करता और इनसे पैसे बटोरता था, लेकिन मुझे पहचानने में इससे गलती हो गई। मैं कोई आम आमिल नजूमी नहीं, बल्कि काली देवी का दास हूँ। मैंने काली की पूजा करके इतनी महान ताकत हासिल कर ली है कि इस जैसे 100 भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किशन लाल को अपने किए की सज़ा मिल गई है। वो डर से पागल हो गया है, इसकी नौकरी भी चली जाएगी, मैंने कहा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, सरवन ने बेरहमी से कहा। मैंने इस पर वो काला इल्म कर दिया जिससे वो सारी उम्र तड़पता रहेगा। वो मौत मांगेगा मगर मौत नहीं मिलेगी। किशन लाल का भाई सनहाल सरवन के पांव पड़ गया। भगवान के लिए हमारे हाल पर रहम करो, इसने रोते हुए कहा। हमारा सारा घर बर्बाद हो रहा है, हमारे परिवार पर दया करो। चलो भागो यहाँ से, सरवन ने कड़क लहजे में कहा। मैं इस जालिम के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो ख्याल करो, एक सिपाही ने अचानक कहा। हम तेरे घर मेहमान हैं, मेहमानों को चाय पानी पिलाए बगैर ही भेज देगा। दरअसल इसका मकसद यह था कि चाय पानी के बहाने बैठने का मौका मिल जाएगा तो फिर इसकी मिन्नत समाजत की जा सकेगी। तुम लोग मेहमान नहीं शैतान हो, सरवन ने कहा। तुम लोगों ने थाने में मेरी जो मेज़बानी की थी ना, वो याद होगी। मैं चाहूँ तो तुम सबको भी किशन लाल जैसे अजाब में डाल दूँ, लेकिन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम इसके हुक्म के पाबंद थे। चलो भागो यहाँ से। हमने सरवन के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि वो किशन लाल की तकलीफ का कोई तोड़ कर दे, मगर वो इस वक्त बहुत भड़का हुआ था, इसलिए इस पर हमारी इल्तजाओं का कोई असर ना हुआ। हम वहाँ से बेनीलो मराम वापस आ गए। इन दिनों किशन लाल की बीमारी की वजह से एक नया थानेदार आ गया था। इसको हम चावला साहब कहते थे। इसने जब हमारी नाकामी का सुना तो जोश में आ गया। यह लातों का भूत है, चावला ने कहा। बातों से नहीं मानेगा, इसको कानून के शिकंजे में कसना पड़ेगा। तब वो मजबूरन किशन लाल पर किए गए मंदिर का तोड़ गएगा। वो बड़ा मक्कार और चालाक है सर, दामू ने कहा। ऐसा ना हो कि हम इसे तंग करें तो वो हमारा हाल भी किशन लाल से भी बुरा कर दे। तुम सब बुज़दिल हो, चावला ने कहा। मैं इस पर इतना बड़ा केस डालूंगा कि वो इस शिकंजे में फंसकर रहम की भीख मांगेगा। आप बड़े अफसर हैं सर जी, एक सिपाही ने चावला को मक्खन लगाते हुए कहा। आपके अंदर इतनी कुव्वत है कि इस जलील आदमी को लगाम डाल सकें। किशन लाल मेरा पेटी भाई है, चावला ने अपनी तारीफ से खुश होकर कहा। मैं इसकी खातिर सरवन से एक मुलाकात ज़रूर करूंगा और इसे समझाऊंगा, और अगर मेरी बात इसकी समझ में ना आई तो इस पर ऐसा भयानक केस डालूंगा कि सीधा फांसी के फंदे तक जाएगा। इधर किशन लाल की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इसे इतना भी होश ना था कि खुद वॉशरूम तक जा सके। सर दर्द की अजियत बर्दाश्त ना होती तो अपने हाथों को काटता या अपने सामने बैठे किसी भी शख्स को थप्पड़ मारने लगता। इसकी बूढ़ी माँ जो टीबी की मरीजा थी, इसकी हालत और ख़राब होने लगी और इसकी बीवी ने अलग रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। किसी ने मशवरा दिया कि किसी दूसरे अमलियात करने वाले से इस अमल का तोड़ करा ले। इसके बाद किशन लाल को कहीं बड़े बड़े नाम वाले आमिलों के पास ले जाया गया, मगर इसका उल्टा असर हुआ। यूं ही कोई आमिल अमरा अमल करता, किशन लाल जंज होते जानवर की तरह डगरने लगता। इसकी तकलीफ बढ़ जाती और वो दीवारों से सर टकराने लगता और इसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ जाता। यह सूरत हाल देखकर सब आमिलों ने माजरत कर ली कि यह इनके बस की बात नहीं। एक बूढ़ा आमिल कमल दास जो बड़ा सियाना और समझदार था, इसने बताया कि इस पर बड़ा ही सख्त अमल किया गया है। अमल करने वाले ने काली देवी को खुश करने के लिए अपने खून की बीट भी दी है। जब तक वो खुद इस अमल का तोड़ नहीं करेगा, कोई दूसरा मुश्किल से ही इसका तोड़ कर सकता है, या फिर कोई ऐसा आमिल जिसके पास सरवन से भी ज़्यादा काली ताकतें हो।
हर तरफ से मायूस होकर चावला ने खुद सरवंत से मिलने का इरादा किया। वो बड़े गरूर और तमतराक से सरवंत के पास जा पहुंचा। मैं और दामू इसके साथ थे। सरवंत ने हमें देखा तो बुरा सा मुंह बनाया। हमने इसका चावला से तारुफ कराया और बताया कि ये किशन लाल की जगह नए थानेदार आए हैं। देखो सरवंत, जो होना था हो गया, चावला ने बड़े रौब से कहा। किशन लाल के साथ बहुत हो गई, अब तुम इस पर अपना अमल वापस ले लो, वरना क्या हजूर? सरवंत ने तंजिया लहजे में पूछा। वरना मैं तुम्हें थाने ले जाकर उठका लटका दूंगा, चावल ने कहा। इतने केस डालूंगा कि सारी उम्र अदालतों के चक्कर काटते रहोगे। बड़े शौक से करना, सरवंत ने परेशान हुए बगैर कहा। किशन लाल को तो मैं किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। तुम जितने भी केस बनाओगे इसमें से ऐसे निकलूंगा जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाऊं, सरवंत ने चावला से कहा और हमें एक खास कमरे में ले गया। हम जब इसके पीछे इस कमरे में दाखिल हुए तो बड़ी नागवार बदबू ने इस्तकबाल किया। बड़ा ही डरावना और पुरस्कार कमरा था। एक तरफ काली देवी का बुत पड़ा था जिसमें इसके 12 हाथों में इंसानी सर और मुख्तलिफ हथियार पकड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि इसकी जबान निकली हुई थी जिस पर खून लगा था। एक दिया मध्यम सी रोशनी कमरे में बिखेर रहा था। एक तरफ 2 चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। एक पिंजरे में बड़ा सा उल्लू हूँ की आवाज निकाल रहा था। कमरे की दीवार धुएं से स्याह हो चुकी थी। फर्श पर मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। एक तरफ एक इंसानी खोपड़ियां और चंद हड्डियां रखी थी। हम सब हैबतज़दा होकर यह मंजर देख रहे थे। इधर देखो, अचानक सरवंत की खरखराती आवाज ने हमें लरजा दिया। हमने इसके हाथ के इशारे पर इस तरफ देखा। एक लकड़ी के तख्ते पर चंद लीमू और बैगन रखे थे जिसमें खून आलू सुइयां चबोई गई थी। बाज लीमू और बैगन अभी अच्छी हालत में थे, जबकि बाद मुरझाकर गल सड़ गए थे। यह सब क्या है? चावला ने मरूब होकर कहा। मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो? मैं काली का सच्चा दास हूं, सरवंत ने कहा। मैंने काली माँ की बड़ी सेवा की है और अपना लहू भी भेंट किया है। काली माँ मुझसे खुश है। ये लीमू और बैगन इन लोगों के लिए है जिनको इनके दुश्मन तड़पा तड़पा कर मौत के हवाला करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मुंह मांगा मुआवजा दिया है इसका। अगर तू मुझसे दुश्मनी का खाता खोलना चाहता है तो ठीक है, मैं इस कतार में तेरे नाम का एक लीमू लगा देता हूँ। चावला, जो पहले ही सरवंत से मरूब हो चुका था, बिल्कुल ही डर गया और कहने लगा, वाकई केशर लाल ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान के वास्ते मेरा कोई निमूला लगाना, चावला ने लड़ती हुई आवाज में कहा और अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर बतौर भेंट पेश किया और हम वहां से जान बचाकर वापस आ गए। दूसरी तरफ किशन लाल के खराब हालत के पेश नजर इसके घर वालों ने इसे आलाबाद के पागल खाने में दाखिल करा दिया। वहां इसे नशे के इंजेक्शन दिए जाने लगे और बिजली के झटके लगाए जाते, मगर इसकी हालत बेहतर होने के बजाय और बिगड़ने लगी। इधर हमारे थाने में मुलजिमों और हवालियातियों के साथ अच्छा सलूक किया जाने लगा। चावला खुद भी हर एक के साथ निहायत खुश अखलाकी के साथ पेश आने लगा। वह सरवंत से बहुत मुतासिर हो गया था। अगले दिन वो शाम को किशन लाल के घर चला गया और किशन लाल के मुतालिक गुफ्तगू करने लगा। मैं तो तंग आ गई हूँ साहब जी, किशन लाल की पत्नी ने रोते हुए कहा। भगवान या तो इनको उठा ले या फिर मुझे मौत दे दे। चावला ने इसे को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर इसे अपने अल्फाज का खोखलापन साफ महसूस हो रहा था। किशन लाल की बूढ़ी और बीमार माँ अलग सुलग रही थी। एक बात खरी खरी कहूँगा, चाहे बुरी लगे, इसने कहा। तुम लोग किशन लाल के साथ खुद भी पागल हो गए हो। इसे कभी किसी डॉक्टर, कभी किसी माहिर नफ्सियात, शहर शहर लिए फिरते हो। ये सब बेकार है। मेरी मानो तो तुम सरवंत के पास जाओ, इसका इलाज वही कर सकता है। मैंने बड़े बड़े माहिर अमलियात से पूछा है। इनका कहना है कि सरवंत वाकई गुरु है और इसका जोहर का तोड़ हमारे पास नहीं। वैसे सच्ची बात तो यह है कि किशन लाल अपनी थारीदारी के नशे में इससे बहुत ज़्यादा ही जुल्म कर बैठे। वो तो इसे बेदर्द कसूआ समझे, मगर सरवंत जहर बड़ा नाक निकला। अब क्या किया जाए चावला साहब? एक हमसाये ने पूछा। चंद रोज सरवंत के पास बैठ जाए, चावला ने कहा। सरवंत के गांव के किसी बड़े आदमी को साथ ले जाकर इसको भगवान का वास्ता देकर इस काम पर आमादा करें। मैंने देख लिया कि वो धौंस और जबरदस्ती मारने वाला बंदा नहीं, बल्कि इस तरह और बिगड़ जाएगा। एक आदमी ने कहा, इसके गांव का मुखिया इसके जानने वाला है और वहां इसका बड़ा असर शौक है। वो लाजमन हमारी मदद करेंगे। इसके बाद तय हुआ कि वो हमसाया किशन लाल का भाई और थाने की तरफ से चावला ने मेरा नाम दे दिया। मौका ऐसा था, मैं इनकार ही ना कर सका और चावला ने बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाई। वो दरअसल सरवंत से खौफजदा हो चुका था। हम तीनों प्रोग्राम के मुताबिक सरवंत के गांव पहुंच गए और सीधे मुखिया के घर चले गए। मुखिया ने हमारी बड़ी ahoभगत की, इसको सारे मामला से आगाह किया तो इसने इसी वक्त अपना एक आदमी सरवंत के पास भेजा कि मुखिया ने बुलाया है। अब हमें उम्मीद होने लगी कि काम हो जाएगा, मगर यह उम्मीद इस वक्त खाक में मिल गई जब मुखिया का आदमी अकेला ही वापस आ गया। इसने बताया कि सरवंत इतनी अकड़ में है कि इसने मुखिया के बुलावे को ही घास नहीं डाली।
देविका दास कहानी की पहली किस्त यहाँ ख़त्म होती है। इंशाल्लाह दूसरी यानी आखिरी किस्त के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।